हेलो एवरीवन, आज की क्लास का आपका टॉपिक है कृष्णगत रोग। यहाँ से भी 5 या 10 मार्क्स में कोई भी 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, चाहे सवर्ण आए या अवर्ण आए, लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसकी बात कर लेते हैं। कई बार आए हैं, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। कृष्णगत से 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन कन्फर्म है, आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी जो आई की डिजीज है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कृष्णगत का ही है। तो कृष्णगत रोग में क्या होता है, वातात कृष्णम, यानी कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कृष्णमंडल किसका बना हुआ है, वात का। कृष्णमंडल जो है वो मातृ स्वाव है, यानी कि संतान में इसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी, माता से होगी। और इसकी उत्पत्ति में कौन सी धातु जिम्मेदार है, रक्त धातु। कृष्णमंडल नेत्रायाम का टोटल कितना हिस्सा होता है, 1/3 है। ये अपनी पुरानी बातें हैं, पहले भी हो चुकी हैं। संख्या की बात करें तो सुश्रुत ने तो 4 बताए हैं, सवर्ण, अवर्ण, अक्षी, पाकत्य और अजगाजात। जिसमें से सवर्ण जो होगा वो रक्तज का असाध्य है, अवर्ण रक्तज साध्य है, अक्षी पाकत्य सन्निपातज असाध्य है और अजगाजात जो है वो रक्तज असाध्य है। यानी कि टोटल 4 में से 3 रोग कैसे होंगे, असाध्य होंगे। केवल अवर्ण शुक्र ही साध्य होगा। भागवत ने 5 बताए हैं, जिसमें से सवर्ण शुक्र को उन्होंने नाम दिया शत शुक्र, जो आवरण है उसको नाम दिया शुद्ध शुक्र, और अजका जात को अजका रोग कहा, अक्षी पाकत्य को वही कहा, और एक अलग से 5वां जो रोग दिया इन्होंने वो है शिरा शुक्र। तो क्वेश्चन पूछा जाए भागवत के कृष्ण रोग कितने होते हैं, 5 होते हैं। 4 में उन्होंने एक ऐड किया था, वो है शिरा शुक्र। इसमें सबसे पहली डिजीज बात करते हैं, सबसे पहला रोग बात करते हैं सवर्ण शुक्र, जिसको हम शत शुक्र भी कहते हैं। डेफिनेशन आपको इसकी याद करनी है, क्योंकि 10 मार्क्स में कई बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्णे सूचेप्य विद्धम प्रतिभाति यद्वै श्रावम श्रवे उष्णम अतीव रुकम च तत् सवर्णम शुक्र मुदाहरन्ति। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि नेत्र का जो कृष्ण भाग है उसकी गहराई में स्थित तथा सुई से विद्ध हुए की तरह, जैसे सुई चुभोते हैं बिल्कुल उसी तरह का, सुई से विद्ध हुए की तरह आभास होने वाला, जैसे सुई चुभो रहे हैं ऐसे फील होगा आंख के कृष्ण भाग में। एकदम गहराई में ऐसा लगेगा बहुत डीपली कोई सुई चुभा रहा है काले वाले हिस्से में, कृष्ण भाग में। तो सुई से विद्ध हुए की तरह प्रतीत होने वाला व्रण, जैसे श्राव कैसा होगा, उष्ण होगा। खास चीज है, ये याद रखना है, सवर्ण शुक्र में श्राव कैसा होगा, उष्ण होगा, पेन बहुत ज्यादा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, सवर्ण शुक्र कहते हैं। और ये रक्तज असाध्य व्याधि है। ठीक है, भागवत ने इसको नाम दिया शत शुक्र। इन्होंने क्या बोला था कि कृष्ण भाग में तथा दृष्टि मंडल के स्थान पर पित्त जाता है। पित्त कृष्ण भाग में तथा दृष्टि मंडल के स्थान पर त्वचा का छेदन करके शुक्र उत्पन्न करता है। तो इन्होंने भागवत ने इसमें पित्त को जिम्मेदार माना है। ठीक है, और लक्षण कैसे आएंगे, वही सूची से वेदन के समान वेदना होगी, लालिमा होगी, आंखों से स्राव ज्यादा होगा, और कृष्ण मंडल, ये खास चीज है। भागवत के अनुसार, ये भी में पूछा जा सकता है, भागवत के अनुसार जो सवर्ण शुक्र है उसमें कृष्ण मंडल का वर्ण कैसा हो जाता है, पक्व जामुन समनिपम, पके हुए जामुन के समान दिखाई देता है। और भागवत ने इसको बोला है असाध्य ना बोल करके क्या बोला है, कष्ट साध्य व्याधि है। और अगर दूसरा जो पटल है, आंखों के अंदर 4 पटल थे, अंदर की बात करें तो दूसरा जो पटल है, वैसे वर्तुम पटल अलग हो गए और वो 4 पटल अलग हुए। तो अगर दूसरा जो पटल है उसके अंदर अगर वेदन हो गया हो, सूची के समान जो वेदना हो रही थी, अगर वो दूसरे पटल में हुई हो तो वो तो होगा याप्य। और अगर ये जो सवर्ण शुक्र है वो तीसरे पटल में पहुंच गया है तो वो कैसा होगा, असाध्य होगा। आचार्य जो विधेय हैं उन्होंने क्या बोला है कि कृष्ण भाग में मूंग के प्रमाण की पीड़िका बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, सवर्ण शुक्र कहते हैं। तो ये पढ़ लेना, थोड़ा इतना ज्यादा इसलिए लिख दिया कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपके पास थोड़ा मैटर हो जाएगा लिखने के लिए, लेकिन आपको ज्यादा फोकस तो सुश्रुत वाले पे ही रखना है। फिर बात करें इसकी साध्य साध्यता की, तो साध्य, वैसे तो ये असाध्य होता है, हमेशा कभी भी आपसे नींद में भी उठा के पूछा जाए कि सवर्ण शुक्र कैसा होगा, असाध्य होगा। लेकिन संभावना दे दी कि जो सवर्ण शुक्र
शुक्ल दृष्टि के पास स्थित न हो, यानी कि जो कृष्ण मंडल है, दृष्टि वाला भाग्य उसके पास स्थित नहीं है, अश्रु श्राप भी नहीं हो रहा है, पीड़ा भी नहीं हो रही है, तो वो साध्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस एक संभावना दी है, लेकिन हमेशा आपको सवर्ण शुक्र के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आपको कैसा बोलना है, असाध्य ही उसको बताना है। असाध्य कौन सा होगा, नेत्र में जिसमें से उष्ण स्राव हो रहा हो, और कृष्ण मंडल में मूंग के सदृश पीड़िका बनती है। और एक और आता है तितिर पक्षी तुल निभम, ऐसे कुछ एक शब्द आता है, उसको आप देख लीजिएगा शश्वत उत्तर तंत्र में, जो कृष्णगत रोग है वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तीतर वर्ण के समान अगर कृष्ण मंडल हो जाता है तो वो भी सवर्ण शुक्र कैसा होता है, असाध्य होता है। चिकित्सा में क्या कराएंगे, जिस वैसे तो असाध्य चिकित्सा करो ही नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। तो जिस सवर्ण शुक्र की स्थिति जो उत्तान हो, ठीक है, अवगाढ़ हो या कर्कश हो, उसका क्या करना है आपको, शिरीष के बीज, काली मिर्च, पिपली व सैंधव लवण के समभाग चूर्ण से उस अवरण शुक्र का क्या करना है, घर्षण करना है। तो आप तो कितना याद नहीं रहे तो केवल इतना याद रख लेना, पिपली या सैंधव लवण के चूर्ण से हम उसका क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। अंजन लगाएंगे, अंजन लगाना है शिरीष के पुष्प का, क्योंकि व्रण बन रहा है तो उसकी हीलिंग के लिए भी। तो शिरीष के पुष्प में शहद, गोदंती, समुद्र फेन मिलाकर के अंजन लगाना है। मस्तक की शिरा का भेदन करके रक्त निकालना है, और जैसे ही रक्त निकल जाए उसके बाद विरेचन देना है और सेक कराना है। ठीक है, तिक्त घृतों का प्रयोग करेंगे। तर्पण व पुटपाक से वेदना वाले शुक्र को वेदना रहित करना है, यानी कि जिस सवर्ण शुक्र में वेदना है वहां पे आपको तर्पण पुटपाक का प्रयोग करना है। ऊपर उठे हुए या शल्य युक्त शुक्र का बाल आदि से क्या करना है, अवलेखन करना है। जो ऊपर की ओर उठा हुआ है उसका तो अवलेखन करके निकाल ही सकते हो, तो बाल वगैरह से अवलेखन करा दो। योग रत्नाकर में क्या बोला है, सवर्ण शुक्र में षडंग गुकुलू बनाकर खिलाना है और जलौका से रक्त मोक्षण कराना है। स्नेहपान नस्य व रसांजन से जो नीचे बैठा हुआ जो शुक्र है उसको ऊपर की ओर हमें उठाना है। तो इस तरीके से आपको इसकी चिकित्सा करनी है। शिरीष पुष्प का पीस करके अंचल लगाना है, और चूर्ण से घर्षण करना है, तिक्त घृतों का प्रयोग कराना है, रक्त मोक्षण कराना है, विरेचन कराना है, तर्पण और पुटपाक, यानी कि ओवरऑल जो चिकित्सा करा सकते हैं वो सारी चिकित्सा हमें यहाँ पे करनी है। फिर इसका देखें, मॉडर्न कोरिलेशन है इसका कॉर्नियल अल्सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10 स्टार 7 स्टार जितने भी 20 स्टार जितने लगाने उतने लगा लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिजीज कॉर्नियल अल्सर। अकेला पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में सवर्ण शुक्र पूछा जाएगा तो आपको उसके साथ कॉर्नियल अल्सर भी बता के आना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना, और इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बात करते हैं कॉर्नियल अल्सर के बारे में, जो कि सवर्ण शुक्र का मॉडर्न कोरिलेशन है। तो इसे हम अल्सरेटिव केरेटाइटिस या आइसोर भी कहते हैं, क्योंकि अल्सर बन रहा है तो सोर होगा, तो आइसोर या अल्सरेटिव केरेटाइटिस भी कहते हैं। अल्सरेटिव केरेटाइटिस में होता क्या है, अगर एक शब्द में आपसे पूछा जाए कि कॉर्नियल अल्सर क्या है या अल्सरेटिव केरेटाइटिस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर कॉर्निया का क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, केरेटाइटिस। ठीक है, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन। इसमें कॉर्निया की जो एपिथेलियल लेयर, जो पहली लेयर थी, उसका क्या हो जाता है, एपिथेलियल लेयर या सरफेस है उसका डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है, यानी कि ऐसे पूरी कॉर्नियल लेयर होगी एक, लेकिन ये बीच में से इसमें जो है कट लग गया, तो इसका क्या होगा, इस तरीके से इसका डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है। ऐसे ये दो पार्ट में ये डिवाइड हो गई। एसोसिएटेड विद नेक्रोसिस ऑफ सराउंडिंग कॉर्नियल टिश्यू, तो जो पहली जो इसकी एपिथेलियल लेयर है उसके अंदर डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा, साथ साथ जो भी अदर टिश्यूज हैं कॉर्निया के उनके अंदर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अल्सरेटिव केरेटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर। इटियोलॉजी की बात करें तो किस कारण से होगा, तो ट्राइकेसिस कह सकते हो, यानी कि मिस डायरेक्टेड सीलिया की वजह से, पक्षमकोप जो रोग है उसकी वजह से, कॉर्निया में हमने पढ़ा भी था कॉम्प्लिकेशन में, कॉर्निया का अल्सर हो सकता है। कॉर्नियल कॉन्क्रिएशन, कोई वहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो गया, वहाँ पे कोई जो है ग्रंथि वगैरह ऐसा कुछ बन गया,
या फिर ट्रॉमा हो जाए कॉर्निया की एपिथेलियम के या केरेटोमलेशिया। ये सारी इटियोलॉजी रहती है कॉर्निया के अल्सर की। क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो कॉर्नियल अल्सर यानी कि अगर सेंट्रल पार्ट में होगा तो सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर, कॉर्निया के अगर सेंट्रल पार्ट में हो रहा है तो सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर, और पेरीफेरी में हो रहा है तो पेरीफेरल कॉर्नियल अल्सर। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड विद हाइपोपायन, यानी कि सिंपल है या फिर जो है पस वगैरह उसके अंदर पड़ रही है, तो सिंपल कॉर्नियल अल्सर या फिर हाइपोपायन यानी कि स्टेराइल पस वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे एसोसिएटेड है या नहीं, इसके बेस पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। फिर आता है स्लफ फॉर्मेशन की, यानी कि उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। तो अगर स्लफ यानी कि कफ म्यूकस इस तरीके से समझ लीजिए, तो अगर स्लफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्लफिंग, और अगर अल्सर में जैसे बोलते ना कि व्रण से स्राव होगा तो वही स्राव क्या होता है, स्लफ होता है। तो अगर स्लफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्लफिंग, और नहीं हो रहा है तो नॉन स्लफिंग। फिर प्यूरिलेंस यानी कि पस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्यूरिलेंट और नॉन प्यूरिलेंट, ठीक है। और फिर आता है इटियोलॉजी के बेस पे देखें तो इन्फेक्टिव, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो सकता है। एलर्जी की वजह से होने वाला एलर्जिक केराटिटिस, ट्रॉमा के कारण होने वाला ट्रॉमेटिक, और जिसका कि कोई कारण ही नहीं पता चल रहा वो हो गया इडियोपैथिक। फिर डेप्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर सुपरफिशियल हो रहा है तो सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर, और अगर डीपली जा रहा है तो डीप कॉर्नियल अल्सर। तो इस तरीके से जो कॉर्नियल जो अल्सर है या अल्सरेटिव केराटिटिस है उसको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कारण के बेस पे। फिर बात करें इसके क्लिनिकल फीचर की, तो सिम्टम तो वही जो नॉर्मल आई की डिजीजेस में आते हैं, जैसे आंखें एकदम लाल रहेंगी, अल्सर बन रहा है, व्रण बन रहा है वहाँ पे तो पेन तो होगा ही, ठीक है, कट लग गया, स्कार बनेगा, सब कुछ होगा तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा, अश्रु स्राव ज़्यादा होगा यानी कि लैक्रिमेशन ज़्यादा होगा, कॉर्निया पे उस एपिथेलियल लेयर का डिसकंटिन्यूएशन हो गया तो ब्लड विजन रहेगा, इन्फ्लामेशन चल रहा है इसलिए स्वेलन आईलिड रहेगी, पेन विद लुकिंग एट द ब्राइट, ज़्यादा लाइट को देखेगा तो पेन होगा उसको, और वहाँ से पस का थिक डिस्चार्ज हो सकता है। अ वाइट राउंड स्पॉट ऑन द कॉर्निया, कॉर्निया पे आपको एक वाइट राउंड स्पॉट दिखेगा, दैट इज विजिबल विद द नेकेड आई, यानी कि क्लियरली दूसरा कोई व्यक्ति है वो भी पहचान सकता है, क्लियरली विजिबल होगा नेकेड आई से। इफ द अल्सर इज वेरी लार्ज, अगर वहाँ पर अल्सर बड़ा है तो आपको एक वाइट राउंड स्पॉट कॉर्निया पे दिखाई देगा। तो ये कुछ सिम्टम हैं वो आपको कॉर्नियल अल्सर के अंदर मिलेंगे। साइन की बात करें तो आईलिड स्वेलन मिलेगी, कंजक्टिवा की कीमोसिस मिलेगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी इसलिए हाइपरेमिक मिलेगा, मायोसिस यानी कि प्यूपल का साइज क्या हो जाएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूएशन हो गया कॉर्निया का तो सारे ही जो स्ट्रक्चर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, क्योंकि आई की शेप भी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, तो पीपल स्मॉल मिलेगा। एक्वस फ्लेयर खास फीचर है इसका, एक्वस फ्लेयर का मतलब क्या है, जो एक्वस ह्यूमर है, क्योंकि डिसकंटिन्यूएशन हो गया, एपिथेलियल लेयर ब्रेकडाउन हो रही है, टिश्यूज का क्या हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, इसीलिए जब हम देखेंगे कि जब भी अगर कॉर्निया में अल्सर बनता है तो उस वहाँ पे प्रेजेंट जो एक्वस ह्यूमर है उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, फ्लोटिंग प्रोटीन मिलता है, उसको हम कहते हैं एक्वस फ्लेयर, बहुत खास फीचर है, ध्यान रखना है आपको। आइरिस कैसा मिलेगा, गंदला मिलेगा, मडी मिलेगा, कलर मडी मिलेगा आइरिस का, कीचड़ जैसा कलर दिखेगा आइरिस का, क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रहा है सराउंडिंग स्ट्रक्चर यानी कि कॉर्निया के अंदर, तो आइरिस का भी डिस्कलरेशन आपको दिखाई देगा। कॉर्निया कैसा रहेगा, रफ रहेगा, और जहाँ पर अल्सर बना है वो एरिया क्लियरली विजिबल होगा। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन से, और क्या करेंगे, जो KOH सॉल्यूशन है उसकी प्रिपरेशन से जो है अगर फंगस इन्फेक्शन है तो उसका पता लगा सकते हैं। दूसरा हम कराते हैं इसके अंदर सिमस टेस्ट फॉर केरेटो कंजक्टिवाइटिस, अगर कॉर्निया के साथ साथ अगर कंजक्टिवा का भी इन्फ्लामेशन है तो उसके लिए हम सिमस टेस्ट करवाते हैं। फेशियल नर्व का जो है फंक्शन उसको एनालिसिस करना होता है। रोज बेंगल डाई यूज्ड फॉर स्टेनिंग, कहाँ पे अल्सर है उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए हम रोज बेंगल डाई टेस्ट करते हैं, और फ्लोरोसिन का से स्टेनिंग
करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर कॉम्प्लिकेशन देखें तो अगर अल्सर को ट्रीट नहीं किया तो उसकी वजह से कंप्लीट जो कॉर्निया है उसका परफोरेशन हो सकता है, ठीक है। डेस्पेटोसील हो सकता है और ग्लूकोमा के अंदर भी ये कन्वर्ट हो सकता है। मैं डिजीज़ को डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रही कि जैसे ग्लूकोमा है वो कंप्लीट आपका आएगा टॉपिक, तो वहाँ बात करेंगे। अभी एक-एक को समझाने बैठूँगी तो टॉपिक नहीं हो पाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन में अभी केवल आपको नाम याद रखने हैं। फिर देखें इसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या रहेगी? पैथोलॉजी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कॉर्निया का किसी भी कारण की वजह से इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो कॉर्नियल जो एपिथेलियम है उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉर्नियल जो अल्सर है उसकी पैथोजेनेसिस जो होगी, जो डिजीज़ आगे कंटिन्यू होगी, वो 4 स्टेज में होती है, जिसमें सबसे पहले आती है स्टेज ऑफ इनफिल्ट्रेशन। इस स्टेज में क्या होगा? कॉर्निया की जो सुपरफिशियल लेयर है, तो कॉर्निया की सुपरफिशियल यानी कि जो एपिथेलियल लेयर है वो इन्फ्लामेटरी सेल के साथ फोकल इन्फिल्ट्रेशन शो करती है। तो एपिथेलियल लेयर के कांटेक्ट में इन्फ्लामेटरी सेल्स आई, उन दोनों का आपस में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जिसकी वजह से आगे क्या चलेगा? इन्फ्लामेशन चलेगा। एपिथेलियम जो है वो एडिमेटस हो जाएगी, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि अब इन्फ्लामेटरी सेल आ गई तो एडिमा तो होगी, इन्फ्लामेशन शुरू हो गया तो एडिमा तो होगी। तो एपिथेलियल एडिमेटस दिखाई देगी। यदि लीजन जो है सुपरफिशियल है तो जो सेकंड मेम्ब्रेन थी एपिथेलियल के बाद कॉर्निया की, मैंने आपको 5 लेयर बताई थी, तो सेकंड लेयर कौन सी थी हमारी? वोमेन्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर लीजन सुपरफिशियल है और वोमेन्स मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है तो ये स्टेज यहीं की यहीं ठीक हो सकती है, यानी कि ये स्टेज सेकंड स्टेज में कंटिन्यू नहीं करेगी। कब? जब अगर जो लीजन है वो केवल सुपरफिशियल लेयर में है, सेकंड लेयर में नहीं पहुंचा है तब। फिर आता है स्टेज ऑफ अल्सरेशन, ठीक है। तो अल्सर की जो एपिथेलियल मार्जिन है वहां से स्वेलिंग अगर कॉर्निया की लेयर तक पहुंच गई, ठीक है, तो अल्सर की एपिथेलियल मार्जिन से स्वेलिंग, हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉर्निया की जो एपिथेलियल लेयर है उसके अंदर मार्जिनल स्वेलिंग आती है, और क्या होगा? जो कॉर्निया की जो लेयर्स हैं उनके अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे स्लफ फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी, यानी कि स्टेज ऑफ अल्सरेशन शुरू हो जाएगी। तो अल्सर की एपिथेलियल मार्जिन से स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पर आपस में, और क्या होगा? जो कॉर्निया की लेयर उनकी नेक्रोसिस होगी और स्लफ फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। कॉर्निया में प्यूरुलेंट एक्सुडेट के एक्यूमुलेशन के कारण कॉर्निया वेसल्स में हाइपरएमिया दिखाई देगा, क्योंकि अब ब्लड सप्लाई रिच हो जाएगी तो और क्या होगा? वहाँ पे कॉर्निया के अंदर प्यूरुलेंट जो एक्सुडेट है यानी कि जो पस बन रही है उसका एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कॉर्निया की जो वेसल्स हैं वो उनके अंदर वेजोडाइलेशन होगा और हाइपरएमिया शुरू हो जाएगा। फिर आती है थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ रिग्रेशन। इसके अंदर क्या होगा? होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि बॉडी जो है वो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से जो अल्सर था वो कम होना शुरू हो जाता है, उसका रिग्रेशन इंड्यूस हो जाता है, यानी कि अब ठीक होने की स्टेज में जा रहा है ये। यहाँ पे ठीक हो सकता है क्योंकि बॉडी खुद एक्टिव हो गई, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो गया, तो वह ट्रीटमेंट के कारण, और अगर ट्रीटमेंट ले रहा है पेशेंट तो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म व ट्रीटमेंट के कारण रिग्रेशन शुरू हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस के कारण अल्सर में इनिशियली क्या दिखाई देगा आपको? इनलार्जमेंट दिखाई देगा और किनारों का एपिथेलाइजेशन शुरू हो जाएगा। जो किनारों की जो कॉर्नियल एपिथेलियम थी उसका एपिथेलाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेज आती है, स्टेज ऑफ सिकेट्राइजेशन। इसमें क्या होगा? अगर एपिथेलाइजेशन कंटिन्यू चलता रहा, रुका नहीं, तो वो बढ़ता रहेगा, टिश्यू के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी और वहाँ पे कॉर्निया का कंप्लीटली क्या हो जाएगा? ग्रेनुलेशन हो जाएगा। तो अगर स्टेज ऑफ रिग्रेशन में अगर ठीक नहीं हुआ और जो अल्सर है उसका फेगोसाइटोसिस कंटिन्यू रहा तो उसका एपिथेलाइजेशन चलता रहेगा, जिससे वहाँ पे टिश्यू के अंदर फाइब्रोसिस होती रहेगी और टिश्यू का क्या हो जाएगा? ग्रेनुलेशन हो जाएगा।
हील होने पर वहाँ पे स्कार बनेगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेनुलेशन हो रहा है तो स्कार बनेगा। हील होने पर स्कार का फॉर्मेशन होगा, और स्कार अगर बन गया तो कंप्लीट कॉर्निया क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा, कॉर्निया की ओपेसिटी हो जाएगी और दिखाई देना एकदम बंद। ठीक है, तो कैसे कॉर्नियल अल्सर कॉर्नियल ओपेसिटी में चेंज हो सकता है, ये आपको प्रोसेस धीरे धीरे समझ आ गया होगा। तो स्टेज ऑफ सिकेट्राइजेशन में आकर अल्सर की स्टेज पहुंच गई है तो कॉर्निया की क्या हो जाएगी, ओपेसिटी हो जाएगी। ट्रीट कैसे करेंगे, अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो टॉपिकल एंटीबायोटिक का यूज़ कीजिए। हर हाफ पर हाफ आवर इंटरवल से आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है। आई ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, रात में जब भी सोओगे तो ऑइंटमेंट अप्लाई करके सोना है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग देनी है क्योंकि पीपल का साइज छोटा हो रहा था। ठीक है, तो साइक्लोप्लेजिक ड्रग एज हिमेट्रोपाइन 2% रिड्यूस सीलियरी स्पाज्म, जैसे सीलियरी जो स्पाज्म है, सीलियरी बॉडी स्पाज्म है, उसको कम करने के लिए हमें साइक्लोप्लेजिक ड्रग का यूज़ करना पड़ेगा। हॉट फोमिएंटेशन करा सकते हैं, इनकी हॉट कंप्रेस कराइए जिससे पेन कम हो। पैड एंड बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं आई को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। रबिंग टचिंग एकदम अवॉइड करनी है। विटामिन ए और सी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अल्सर भी बन रहा है तो उसको हील करने में हेल्प करेगा। एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज़ करना है। और पैरासेंटेसिस करानी है, कब करानी है, जब अगर वहाँ पे स्लफ का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके ड्रेनेज के लिए हम पैरासेंटेसिस करा सकते हैं। ठीक है, और सीवियर केस में हॉस्पिटलाइजेशन भी कराना पड़ सकता है पेशेंट का, और वहाँ पे सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो ये थी आपकी कंप्लीट डिजीज सव्रण शुक्र, जिसको मॉडर्न हमने कॉर्नियल अल्सर पढ़ा। फिर से कह रही हूँ, डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपको डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, लेकिन पढ़ना इसको बहुत ध्यान से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने कॉर्नियल अल्सर पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कॉर्नियल ओपेसिटी की। थैंक यू।